ओके, ये पेज नंबर 16 पे कल हम पढ़े थे भाई। बच्चे गिन लें, तीनों क्लासों में नोट्स ले आए अगले चैप्टर के। ये मैंने आपको बताया था, ये कोई इतना ज़रूरी नहीं है आपके डिविडेंड के बारे में पढ़ें, परसेंटेजेस किसकी क्या है किसकी क्या है, और इसके ऊपर जाके जो है वो गौर व फिक्र करें घर में। तो बस ये पता होना चाहिए नंबर 1 कि डिविडेंड नंबर 1 किसी हेड ऑफ इनकम में नहीं गिरेगा, एंड नंबर 2 कोई भी खर्चे माइनस करने की इजाज़त नहीं है, और नंबर 3 कोई भी ज़कात वगैरह माइनस करने की इजाज़त नहीं है, और नंबर 4 लॉसेस माइनस करने की इजाज़त नहीं है, और टैक्स क्रेडिट यानी डिस्काउंट भी माइनस करने की इजाज़त नहीं है। तो ये सारा जहन, बस जो इनरोल्ड कैपेसिटी है भाई उससे 5-10 कम ले आओ कॉपीज, ये उतनी ले आओ, बस खत्म करो। अच्छा जी, अब हमारा एक प्रोविजन रहेगी थी वर्कर वेलफेयर फंड और वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। अब जिन हजरात ने वो लेक्चर लिए हैं वैसी एक जनरल बात कर दूं, जो पीआरसी के पेपर दे के लेट आए हैं, हमारी जो इनकम्स हैं पेज नंबर 5 के ऊपर, वो है इनकम फ्रॉम सैलरी। पेज नंबर 5 पर इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये हमारी इनकम्स हैं। कोई बंदा नौकरी भी कर सकता है, कारोबार भी कर सकता है, और घर भी किराए पे दे सकता है, शेयर्स भी खरीद के बेच सकता है, और कोई अदर सोर्स भी कमा सकता है। ये टोटल इनकम आ गई। टोटल इनकम में से आपने माइनस करनी है ज़कात। ज़कात के अलावा कुछ और चीज़ें, रहने दें, ज़कात के अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो टोटल इनकम में से माइनस करने की इजाज़त है। वो चीज़ें क्या हैं वो मैं आपको बता दूं। डेट इज नंबर 1 वर्कर वेलफेयर फंड और वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। ठीक है। अच्छा भाई, कल ऑनलाइन की जूम मीटिंग थी। अब जूम मीटिंग में कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं होती, जूम जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं सुन लें, कि जिनकी वजह से जूम मीटिंग लेना अटेंड है या उसकी रिकॉर्डिंग आपसे शेयर करना जो है वो ज़रूरी है। ऐसी कोई बातें होती नहीं, और जो कोई सवाल होते हैं मेजॉरिटी सवाल बच्चे इधर ही पूछ लेते हैं, और कल की पूरी जूम मीटिंग में भी कोई ऐसा सवाल नहीं मुझे नज़र आया जो कि क्या कहते हैं आप लोगों से भी डिस्कस करने वाला हो। बहरहाल बस एक बात है कि अगर किसी न्यूमेरिकल के अंदर जो है वो इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं है, मिसाल के तौर पे ये इनकम फ्रॉम सैलरी है, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस है, ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, तो अगर मिसाल के तौर पे किसी सवाल के अंदर जो है वो इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं है, तो फिर उस सवाल के अंदर हमने क्या करना है। मिसाल के तौर पे 9 लाख इनकम फ्रॉम बिजनेस है, 3 लाख इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, तो अब मेरी ज़कात है नहीं, तो यही टोटल इनकम है और यही टैक्सेबल इनकम है। तो अब अगर सैलरी नहीं है सवाल में, तो मैं अपने समझने के लिए यहाँ जीरो लिख लूँ बेशक, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। सैलरी नहीं है तो यहाँ जीरो लिख लेता हूँ। अब इसका 75% लेंगे तो सैलरी तो उससे कम ही आएगी, तो सैलरी कम तो टेबल 1, तो सैलरी नहीं है तो फिर सैलरी को जीरो लिख लें। और दूसरी बात, ऑनलाइन वाले पूछ रहे हैं हमें बता दिया करें क्या चीज़ें याद करनी हैं। अच्छा, याद करना पड़ेगा, ये सब्जेक्ट रट्टे वाला है, ऐसे भाई ऐसी बातें नहीं है। वो हज़ारों सालों से बच्चे आ रहे हैं, 1000 साल तो चलो ज़्यादा हो गए, कई सालों से बच्चे आ रहे हैं, याद कर रहे हैं और पास भी हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी ऐसी याद करते हैं, आपकी सोच है। कभी मैं पढ़ के दिखाऊं पिछले सेशन वाले बच्चों के, आप हैरान हो जाएंगे, ऐसे जैसे किताब को पूरा कॉपी पेस्ट करके ठोका हुआ है, और सही ऐसे ज़बरदस्त याद करते हैं। आप जैसे ही लोग हैं, पता नहीं वो याद भी कर रहे हैं, करने हैं याद। अब क्या करें, जो है वो है। अब आप खुद सीए के अंदर आए हैं, मैंने किसी को भी बुलाया मैंने घर से हाथ खड़ा कर दे? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, किसी ने नहीं हाथ खड़ा किया। तो खुद आए हैं, आप तो खुद आए हैं, तो फिर चैलेंज फेस करें। फिर ये क्या बताएंगे, ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, और मैं कैसे याद करूंगा, मैं छूता तो बच्चा हूँ, मैं मेरे 3-3 पेपर में 4-4 वाले करके निकल जाते हैं। ये तो जो चैलेंज लेंगे लेंगे, नहीं लेंगे नहीं लेंगे। अच्छा जी, वर्कर वेलफेयर फंड। वर्कर वेलफेयर फंड जो है, अब जब जब मैं बताऊंगा तब तीनों क्लासों में इकट्ठे बांटेंगे। वर्कर वेलफेयर फंड 15-20 मिनट बाद। वर्कर वेलफेयर फंड क्या है? ये वर्कर्स की वेलफेयर के लिए कुछ पैसे जो है वो कंपनीज रखती हैं, और जिनका फर्स्ट डे है वो भी समझ लें। हमारी जो टोटल इनकम निकलती है, सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी, अदर सोर्स। सैलरी होता है किसी जगह नौकरी करना,
बिजनेस होता है किसी जगह कारोबार करना, और कैपिटल गेन होता है शेयर खरीद के बेचना, प्रॉपर्टी होता है घर किराए पे देना, और अदर सोर्सेज के अलावा कोई और सोर्स। इन सबको जब हम जमा कर देते हैं हमारी टोटल इनकम निकल आती है। टोटल इनकम में से एक फिगर माइनस करने की इजाजत है जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो आगे टैक्सेबल इनकम निकलेगी। तो कंपनीज के केस में दो चीजें माइनस करने की इजाजत है टोटल इनकम के बाद, वर्कर वेलफेयर फंड और वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, क्योंकि कंपनीज ज़कात नहीं देती, ज़कात तो इंडिविजुअल्स देते हैं। तो इसलिए वर्कर वेलफेयर फंड और वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड के पैसे जो है वो माइनस करने की इजाजत है। एक बंदे को इजाजत है कि वो माइनस कर ले वर्कर वेलफेयर फंड। वर्कर वेलफेयर फंड का मतलब है वर्कर्स की वेलफेयर के लिए इसने कुछ पैसे अलग करके रखे हुए हैं, पेड बाय द पर्सन अंडर वर्कर वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस, जो कि वर्कर वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस के तहत पैसे अलग करके रखे हुए हैं। जिसे ज़कात के पैसे हमने अलग करके रखे थे एज पर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, तो ये पैसे अलग करके रखे गए हैं वर्कर वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस। अ पर्सन शेल बी एंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस, आपको डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने की इजाजत है फॉर द अमाउंट ऑफ एनी वर्कर वेलफेयर फंड पेड बाय द पर्सन। फंड से मुराद मनी नहीं है, लेकिन फंड से मुराद एक बास्केट होती है जिसमें पैसे रखे होते हैं। लेकिन अगर आप फंड के जगह आगे जो है वो मनी लिख लेते हैं तो ज़रा ऐसे याद करने में एक अच्छा रिदम बन जाएगा। अ पर्सन शेल बी एंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस फॉर द अमाउंट ऑफ एनी वर्कर वेलफेयर मनी पेड बाय द पर्सन अंडर वर्कर वेलफेयर फंड कानून। आगे अजीब सा लफ्ज़ लिखा हुआ है, और अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू वर्कर वेलफेयर फंड इनेक्टेड बाय सूबे। या तो आप वर्कर वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस के तहत पैसे जमा करवा दें, ये पैसे फेडरल गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे, और अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू वर्कर वेलफेयर फंड्स इनेक्टेड बाय प्रोविंसेस, या हो सकता है सूबे वालों ने कोई वर्कर वेलफेयर का कानून बनाया हो तो उसके तहत भी आप पैसे जमा करवा दें तो भी ये काम चलेगा, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं। तो या तो आप वर्कर वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस के तहत पैसे जमा करवा दें, या वर्कर वेलफेयर फंड इन, वर्कर वेलफेयर फंड तो दोनों में लफ्ज कॉमन हो गया ना, ऑर्डिनेंस की जगह लफ्ज लिख के आ जाना है इनेक्टेड बाय प्रोविंस। तो ये वर्ड कॉमन हो गया वर्कर वेलफेयर फंड, इधर है ऑर्डिनेंस, इधर है इनेक्टेड बाय प्रोविंसेस। नेक्स्ट, नो डिडक्टेबल अलाउंस विल बी अलाउड, डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। एक होती है ट्रांस प्रोविंशियल एस्टैब्लिशमेंट। ट्रांस प्रोविंशियल एस्टैब्लिशमेंट ऐसी एस्टैब्लिशमेंट होती है, मिसाल के तौर पे जैसे नेस्ले कंपनी, तो मोर देन वन प्रोविंस में ऑपरेट कर रही हो, मोर देन वन प्रोविंस में ऑपरेट कर रही हो, जो एक से ज्यादा सूबे में ऑपरेट कर रही हो, डेट इज कॉल्ड एज ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट। अभी सबर एक मिनट। नो डिडक्टेबल अलाउंस विल बी अलाउड फॉर अमाउंट ऑफ WWF पेड टू प्रोविंसेस बाय ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट। पहले ये नोट कर लें फिर मैं बताता हूं इसको। ये हाइब्रिड में थर्ड रो नोट नहीं करना। जी शुक्रिया। ये हर एक में बताना पड़ेगा, ये बस आज के लिए काफी है, पूरे सेशन तक चल जाएगी ये बात। ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट एक ऐसी एस्टेब्लिशमेंट है जो एक से ज्यादा सूबों में ऑपरेट कर रही है। नो डिडक्टेबल अलाउंस विल बी अलाउड, डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने की इजाजत नहीं है फॉर WWF पेड टू सूबे बाय ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट। ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट जैसे कि नेस्ले है,
will pay WWF money to सूबा प्रोविंस, ये प्रोविंस को पे करेगी जी भाई कल छुट्टी क्यों की आपने? ये WWF के पैसे पे करेगी सूबे को, लेकिन इसको डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने की इजाजत नहीं है। इसको इसकी बजाय कोई बड़ा बेनिफिट मिलता है जो आपको सीए फाइनल में पढ़ाया जाएगा, यहां नहीं है। अगर ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट सूबे के पास पैसे जमा करवा दे WWF के, ताकि वर्कर की वेलफेयर के पैसे फिर सूबे वाले डायरेक्ट उस कंपनी के वर्कर को दें, हमारा इदारा बीच में ना पड़े, तो ऐसी सूरत में आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने सूबे पे एतमाद किया, तो फिर आपको कोई बड़ा बेनिफिट मिलेगा। वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो इस सेक्शन में लिखा हुआ है। वो बेनिफिट क्या मिलेगा, बड़ा बेनिफिट, वो बेनिफिट हमारे सिलेबस में नहीं है अनलकीली। ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट अगर WWF के पैसे अपने पास अलग करके ना रखे, बल्कि सूबे को दे दे और सूबे वाले फिर आपके एम्प्लॉइज की वेलफेयर के लिए पैसे खर्च करें, तो फिर आपको कोई बड़ा बेनिफिट मिलेगा। इस सेक्शन वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। पहले जरा पढ़ें फिर नोट कीजिएगा। नो डिडक्टेबल अलाउंस विल बी अलाउड फॉर अमाउंट ऑफ WWF मनी पेड टू सूबा बाय टू सूबा। अभी पैसे किसको दिए हैं, वर्कर्स को दिए हैं या सूबे को दिए हैं? किसने? ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट। तो ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट नेस्ले है, उसने वर्कर्स की वेलफेयर के लिए पैसे अलग करके रख दिए हैं, लेकिन सूबे को दे दिए, आगे सूबे वाला बांटेगा। क्लियर? चलें, सूबा खुद देगा। हाँ, वर्कर्स। हाँ जी बोले। हाँ खुद दे दे तो फिर डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा, वो तो नॉर्मल चीज। जल्दी जी। हाँ खुद देंगे जी। बस कुछ सूबे वालों ने लिखा हुआ है कि हमें भी दे दिया करें, फिर वो सूबे को दे देते हैं। ऊपर भी तो लिखा हुआ था सूबे के कानून के मुताबिक आप दे सकते हैं। हाँ जी। हाँ हाँ वो सेपरेट। ओके। अच्छा भाई, ऑनलाइन वाले हजरात अक्सर कहते हैं फिजिकल वालों ने जो सवाल पूछा है वो रिपीट करें क्लास के अंदर। तो जो सवाल तो आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट होगा ना, वो तो मैं रिपीट करूंगा। जैसे भी एक भाई ने पूछा सोशल सिक्योरिटी फंड, अब वो ना सिलेबस में है, ना ये लफ्स आप लोगों को मैंने बताना है, ना पता होना चाहिए। पता हो तो दुनिया की 1000 चीज़ें हैं, वो भी पता चला लें। फिर तो ये ना कहा करें हमें पता तो होना चाहिए था ये भी चीज़ दुनिया के अंदर है, उसका फिर मेरे पास टाइम नहीं है। कम से कम पहले मुझे सिलेबस खत्म करा लेने दें। तो और दूसरा जो है, वो एक भाई ने ये सवाल पूछा है कि ये पैसे जो है वो सूबे को क्यों जमा करवाए जाते हैं। वो तो सूबे को तो मैंने कह दिया, ये लॉ में लिखा हुआ है कि सूबे को भी जमा करवाए जाते हैं। कोई ऐसा सवाल होगा तो आई विल रिपीट। ओके। नो डिडक्टेबल अलाउंस विल बी अलाउड, कोई भी डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने की इजाजत नहीं होगी फॉर पैसे पेड ऑफ WWF मनी टू सूबे बाय आ ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट। आगे लिख लें उर्दू में, इसकी बजाय कोई और बेनिफिट इनको मिल जाएगा। बस ये हाइब्रिड में लेट आके तसल्ली होती है सीए हो रहा है, वरना तो फिर हालात आपको पता ही है क्या हो रहा होता है। अच्छा जी, वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, अ पर्सन, एक बंदा जो के शेल बी एंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस फॉर द अमाउंट ऑफ एनी वर्कर पार्टिसिपेशन फंड। अच्छा, वर्कर पार्टिसिपेशन फंड ये होता है, समझ लें, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, वर्कर को प्रॉफिट के अंदर कोई हिस्सा दिया जाता है, तो इसके पैसे भी अलग करके रखे जाएंगे। A person shall be entitled to a deductible allowance for the amount of any workers' participation fund paid by the person under Companies Profit Workers Participation Act
और अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड इनेक्टेड बाय सूबे। वही बात है जिस तरह ऊपर लिखी हुई थी, अंग्रेजी भी सारी घर जाके देख लीजिए। अ पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस फॉर द अमाउंट ऑफ, पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल फॉर द अमाउंट ऑफ एनी वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, पेड बाय द पर्सन, पेड बाय द पर्सन। फंड की जगह मैंने कहा था मनी का लफ्ज लिख लेंगे तो जरा बात याद करनी आसान हो जाएगी, पेपर में फंड ही लिख के आना है। वर्कर पार्टिसिपेशन मनी पेड बाय द पर्सन अंडर कंपनीज प्रॉफिट वर्कर पार्टिसिपेशन एक्ट और अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड इनेक्टेड बाय सूबे। आगे वही लाइन लिखी हुई है, नो रिडक्टेबल अलाउंस विल बी अलाउड फॉर द अमाउंट ऑफ WPPF पेड टू सूबे बाय ट्रांस प्रोविंशियल। ये तो वो कॉपी पेस्ट हुई है। तो ये 1-2 मिनट जरा नजर मार लें इस चैप्टर पे, फिर हम नया चैप्टर शुरू करते हैं। नहीं, ये तो मैंने काट दी थी। अच्छा, तो भाई इस चीज चैप्टर में पहली चीज हमने पढ़ी थी टैक्स ईयर। नॉर्मल भी होता है, स्पेशल भी होता है, ट्रांजिशनल भी होता है। बस इधर देख लें आपने क्या सफ़े साथ साथ पलटने हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था रेजिडेंट कौन होता है और नॉन रेजिडेंट कौन होता है। तो रेजिडेंट में हमने पढ़ा था कि एक वो बंदा भी रेजिडेंट होता है हु इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। ये डायग्राम तो नहीं पेपर में बना के आनी, ये आपने उस वक्त कहना होता है जिस वक्त मैंने किसी बात में पॉज लिया हो। EC20 पे कर दें। अच्छा, ही इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान का सिटीजन है, एंड he is not present in any other country for more than 182 days during the tax year। अच्छा, एक आप लोगों ने मोटी चादर जो है ना लेके रख लेनी है बैग के अंदर, जो ज़बरदस्ती शॉल सी नहीं लोग उड़ते, क्योंकि सर्दियों में एसी चलती हैं क्लास के अंदर। तो सर्दियों में एसी चलती हैं, उसको हाल आप लोगों ने अभी से निकाल के रखना है। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं भी ले आया करूंगा ज़रूरत पड़ी थी। ही इज़ अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान and is not present in any other country for more than 180, or who is not a resident taxpayer of any other country। यानी वो जो बातें हमने पहले पढ़ ली हैं उन्हीं को जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। डन। इसके बाद रूल्स थे, रेजिडेंट AOP की डेफिनेशन थी, पर्सन की डेफिनेशन है, कंपनी की डेफिनेशन है। कंपनी की डेफिनेशन में लिखा हुआ था क्या ट्रस्ट और एनी एंटिटी और बॉडी या कुछ लोग आपस में मिले और पाकिस्तान के किसी कानून में अपने आप को रजिस्टर करवा लिया। ये ट्रस्ट वगैरह भी आमतौर पे पाकिस्तान के कानून के तहत अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं। ट्रस्ट, यूनिट ट्रस्ट, AOP, फर्म, मेंबर, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, ये टेबल्स थे। और इसके बाद जो है वो टैक्सेबल इनकम की डेफिनेशन थी, हेड्स ऑफ इनकम थे, ज़कात थी। इसके अलावा 2 डिडक्टेबल अलाउंसेस थे, WWF और WPPF। और इसके बाद डिसीज्ड इंडिविजुअल था और ऑथर और इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस। फेयर मार्केट वैल्यू हमने देख लिया था, या तो बोर्ड बता दे, अगर बोर्ड नहीं बताता किसी की तो फिर उस इलाके की अथॉरिटी जहाँ जो स्टैम्प ड्यूटी लगाती है वो। रिकूप्ड एक्सपेंडिचर का मतलब ये था कोई खर्चा किया और बाद में रिकवर हो गया तो इनकम में ऐड हो जाएगा। और करेंसी कन्वर्जन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रेट के ऊपर होनी है। अगर सोर्स ऑफ इनकम बंद होगी और बाद में पैसे मिले तो एज्यूम किया जाएगा सोर्स बंद नहीं हुई। किसी चीज़ को डबल इनकम में नहीं डालना, डबल खर्चे में नहीं डालना। और डिविडेंड पर कंपनी टैक्स काटेगी एट द रेट ऑफ 15%। ओके, अब ये थोड़े से अब ज़रा सवाल हैं अच्छे से, इनको कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। और अब आप लोग इन सवालों को जो है वो घर से ज़रा करके आइएगा। एक आप लोगों ने अब होमवर्क में सवाल करके आना है, क्वेश्चन नंबर 23 अलग से लिख लेना। क्वेश्चन 23 ढूंढ के टिक करेंगे तो फिर बाद में ढूंढते रहेंगे कि कौन कौन से को किसने टिक किया था, कौन से को किसने टिक किया था। ये दीवानगी और मस्तानगी ज़िंदगी से ख़त्म कर दें। क्वेश्चन नंबर 23, 24, 26। कुछ सवाल ऐसे हैं ये 1-2 चैप्टर आगे करके समझ आएंगे, इसलिए उनको भी करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद 29, 29, ये पहले साथ वाले से पूछा करें तो वो बता देता था, फिर उसके बाद मेरे से पूछा करें। जो बात जिंदगी में साथ वाले से पूछ सकते हैं वो पहले पूछ के फिर मेरे पास आए। क्वेश्चन नंबर 30, ये अगर आप चैप्टर पूरा कर लेंगे तो ये सवाल इंशाल्लाह जो है वो आपके हो जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 कर लें ज़रा, फिर अगला चैप्टर शुरू करते हैं। अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 determine the residential status for tax year 2024. Arshad and
इमारात के इलाके का रहने वाला है, इमाराती गोल्ड मर्चेंट अराइव्ड इन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 15 मार्च 2023। 15 मार्च 2023 को पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम आया है। अच्छा, बच्चे पूछ रहे हैं कि ये दोनों क्राइटेरिया लगेंगे, पहले वाला और दूसरे वाला रेजिडेंट? जी दोनों लगा के देखा करेंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे तो दरमियान वाला लगना है ना, पहले वाला और तीसरे वाला हर सवाल में इंशाल्लाह आज के बाद हम लगाया करेंगे। लेकिन अब उसने लिख दी है कि इमारात का रहने वाला बंदा है और पाकिस्तान में जिंदगी में पहली दफा आया है, तो फिर दूसरा क्राइटेरिया तो इस पे सिरे से लगना ही नहीं, क्योंकि दूसरा क्राइटेरिया किन के लिए लगता है? और जो बंदा पहले क्राइटेरिया में रेजिडेंट बन जाए उसके लिए तो वैसे ही दूसरा क्राइटेरिया नहीं लगना, क्योंकि वो तो पहले में ही क्या बन गया है। लॉ मेकर की कोशिश है उसको रेजिडेंट बनाए, या तो पहले में बन जाए, पहले में नहीं बनता तो ये वाला क्राइटेरिया लगाना है, और अगर पहले में बन गया तो फिर तो इधर आके ऐसे ही टाइम ज़ाया करने वाली बात है। तो इसके लिए तो फिर कुछ भी नहीं, नंबर ऑफ डेज गिनने पड़ेंगे। इसका टैक्स ईयर कौन सा है? 2024। 2024 शुरू कब हुआ होगा? 1 जुलाई 23। और खत्म कब हुआ होगा? 30 जून 24। जिन्होंने कल वाला लेक्चर 1 लिया उनको बात समझ आई कि साल कब शुरू हुआ है? 1 जुलाई, हाथ नहीं खड़ा करे जिन्होंने कल लेक्चर लिया, समझ आई? 1 जुलाई 23 को साल शुरू है और खत्म कब हुआ होगा? 30 जून 24। तो टैक्स ईयर कितने अरसे का होता है? 1 साल का, और नॉर्मल वाला 1 जुलाई को शुरू होता है। अच्छा, अब 1 जुलाई से लेके 30 जून 24 तक वो कितना अरसा रुका? भाई ये तो आया ही पिछले साल है, 30 जून 23 के। ये 15 मार्च तो पिछला साल बन रहा है ना। 15 मार्च को फारग करें, अप्रैल को फारग करें, मई को फारग करें, जून को फारग करें। जुलाई में कितने दिन रहा पाकिस्तान में? अगस्त में 31, सितंबर में 30। बस डिपार्टेड द कंट्री ऑन 30 को चला गया, जाने वाला दिन पूरा काउंट कर लें। 90। आप पेपर में लिख के कैसे आने? कुछ लोग कह रहे हैं केस स्टडीज को, सिनेरियो बेस्ड सवालों को कैसे लिख के आने, ऑनलाइन में पूछ रहे थे। तो भाई ऐसे लिख, बिल्कुल ऐसे लिख, पेपर पैटर्न ऑनलाइन वाले पूछ रहे हैं भाई, कुछ शुरू तो लेने से पता तो चल दे टैक्स है क्या, न्यूमेरिकल क्या है, हेड ऑफ इनकम क्या है, कुछ सब कुछ पता है मुझे। कुछ थोड़ा सा तकरीबन कुछ 17-18 साल हो गए पढ़ाते हुए, कुछ थोड़े बहुत बच्चे बैठ ही जाते हैं क्लास में, 8-10 तो इसमें भी बैठे हुए हैं मेरे ख्याल से, ज़्यादा ही है शायद। थोड़ा सा एतमाद कर लें, सब कुछ बताया जाएगा। आप पता नहीं ऐसे सवाल पूछ रहे थे जैसे पता नहीं कहाँ से मैं खला में हूँ और आप लोग दुनिया में हैं, और हमें तो पता ही नहीं टैक्स होता क्या, और हमें तो ये भी नहीं बताया कि पेपर पैटर्न क्या होगा। वो भाई कुछ समझ तो आ जाए टैक्स है क्या, हेड्स ऑफ इनकम क्या है, सब कुछ बताया जाएगा। पिछले सेशन वालों से पूछ ले, उनको भी बताया जाता था। अजीब जल्दी पड़ी हुई है, एक ने यहाँ तक सवाल पूछ लिया सिलेबस कब खत्म हो रहा है। मैं तो दीवार में सर मारने लगा था। तो हो जाएगा खत्म, जब हो जाएगा मुझे क्या पता कि कैसे होंगे आगे, क्या हालात होंगे, किस चैप्टर को कितने दिन लगेंगे। उसमें आगे कोई नई चीज़ें डाली हैं, कुछ चीज़ों कोशिश होगी आपको टाइम पे भेजा जाए जैसे बाकी कॉलेजों वाले भेजते हैं। सब पता है हमें, थोड़ा थोड़ा आइडिया है और कोशिश कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं। किसी ने छुट्टी की तो आप ज़रूर मैसेज कीजिएगा कि ये क्या तरीका हमारा सिलेबस आगे कर दिए, ये बात आपकी जेन्युइन है, ये अगर हो तो मुझे ज़रूर बताएं। लेकिन अभी से कि सिलेबस का ख़त्म हो रहा है, तो कम से कम कोई 108-10 लेक्चर हो जाए, उसके बाद आप पूछें और कितने रह गए हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह प्लान करके बता सकूँ। लेकिन अभी मैं नहीं बता सकता कि किस चैप्टर पे कितने दिन लगेंगे। वो हर बच्चे और सेशन के मुताबिक चीज़ें 1-2 दिन प्लस माइनस होता रहता है। ज़्यादा मसला है तो कोई पिछले सेशन वाला बंदा ढूंढ लें, उससे जाके देख लें किस चैप्टर पे कितने दिन लगते हैं, हर चैप्टर के आगे दिन लिख लें कितने दिन लगते हैं। उससे पता नहीं आपको क्या हासिल होगा, मुझे तो समझ नहीं आती आपको क्या हासिल होगा उससे। अगर होगा तो वेल एंड गुड। अच्छा, individual shall be a resident individual for a tax year if the individual is present in Pakistan for a period amounting in aggregate to 183 days or more in a, ये लाइन लिख कर फिर उसके बाद आप लिख दें एज ही स्टेट फॉर ओनली 92 डेज इन टैक्स ईयर 2024 एज कैलकुलेटेड बिलो, और नीचे कैलकुलेशन भी देखे हैं, देयरफॉर ही विल बी कंसीडर्ड एज अ। और अगर इस तरह नहीं लिखना कि पहले लॉ की प्रोविजन लिखें और फिर कंक्लूजन लिखें, अगर इस तरह नहीं लिखना तो फिर इस तरह भी लिख के आ सकते हैं, एन इंडिविजुअल इफ ही इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड और, या इस तरह लिख दें, बंदे का नाम शुरू कर दें, मिस्टर अरशद remained in Pakistan for only 92 days as calculated below. So his stay in Pakistan is for a period of less than 183 days. So he will not be considered as resident individual in tax year 2024. तो बेहतर है पहले लॉ की लाइन लिखा है उसके बाद कंक्लूजन लिखा है, वो जरा ज्यादा सेफ अप्रोच है। तो सेफ अप्रोच यही है, दोनों इकट्ठी भी बातें चलाई जा सकती हैं। सेफ अप्रोच यही है कि
an individual will be resident if he is present in Pakistan for a period amounting in aggregate to 183 days or more in a tax year, as he stayed for only 92 days in Pakistan as calculated below. So therefore he will be considered as a non-resident. Changli Chapeddi, a Chinese sugar manufacturer, arrived in Pakistan on 1 मार्च. तो इस पे भी बज़ाहिर तीसरा क्राइटेरिया तो नहीं लगाने की जरूरत होगी क्योंकि ये पाकिस्तान में आया है. इसका मतलब है कि ये फिर पैदाइश मिंग ली की था. मिंग ली का बेटा ये चांग ली. तो चांग ली, a beta of Ming Li, a Chinese sugar manufacturer, arrived in Pakistan on 1 मार्च 2023. ड्यूरिंग हिज स्टे, ये 1 मार्च 2023 तो पिछला साल है, हमारा तो टैक्स ईयर 2024 है. ड्यूरिंग हिज स्टे अंटिल 1 सितंबर 23 इन पाकिस्तान, ही रिजाइडेड इन सरगोदा. सरगोदा भी आजकल पाकिस्तान में ही है. अंटिल 31 मई 2023 एंड देयर आफ्टर अंटिल हिज डिपार्चर ही स्टेड इन घोटकी. घोटकी भी आजकल पाकिस्तान में है. ओ बिल्कुल ऑल टुगेदर इसने हमारे जज्बात बदल दिए. हम तो इस चक्कर में थे कि इसका टैक्स ईयर 1 जुलाई 23 से 30 जून, और हम इस एंगल से सवाल पढ़े थे. एकदम उसने जो है वो चपेट मारी. उसने कहा नहीं, आपका टैक्स ईयर नॉर्मल नहीं है, आपका तो टैक्स ईयर स्पेशल है. स्पेशल ईयर 2024 अच्छा, इसको तो डिनोट करेंगे टैक्स ईयर 2024 में. इसका 2000, क्योंकि देखना ये होता है कि 31/12/24 के बाद कौन सी 30 जून आ रही है. ठीक है, जिन्होंने लेक्चर नंबर 2 लिया अब उनको ये बात समझ आएगी. अच्छा, तो इसको तो, और वो क्या कह रहा है, मेरा टैक्स ईयर कौन सा है? ऊपर लिखा हुआ है टैक्स ईयर कौन सा है? 24. वो तो फिर इस तरह करना पड़ेगा इसको. अब दिन गिन भाई, अब दिन गिन. समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं? अब दिन गिन. नो, बड़ी देर से समझ आया. गिन दिन, जल्दी बोल. कैलकुलेटर पकड़ लें, कैलकुलेटर पकड़ लें, और कैलकुलेटर हाथों में. मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में. 185. An individual will be considered as a resident individual if he is present in Pakistan for a period amounting in aggregate to 183 days or more in a tax year. As he stays for a period of 185 days in a tax year, he is using special tax year covering period from January 23 to 31/12/23. Therefore, he will be considered as a resident individual. अच्छा, पेपर में कैसे जवाब दे के आने, इसके लिए कोई अलग क्लास से नहीं है. ये जो मैंने अभी बोला है पेपर के लिए बोला है. कुछ लोग ऐसे भी पूछते हैं क्लास को, अच्छा पेपर में सर कैसे करके आने है, उसके लिए अलग क्लासें होंगी भाई, वो शाम को लगा करेंगे. ओके, ठीक है. ये इस तरह ट्राई करेंगे सवाल. ये यूके में इतने दिन रहा, यूएई में इतने दिन रहा, पाकिस्तान में इतने दिन रहा. ये किसी बंदे को साथ घर लेके जाएंगे या खुद ट्राई कर लेंगे सवाल? खुद ट्राई कर लेंगे. चलें जी, तीनों क्लासों में इकट्ठे नोट्स बांटें.
भाई तीनों क्लासों में इकट्ठे नोट्स बांटे। अब मुझे नहीं समझ आ रही आप क्या करें, बांटना शुरू करें क्या? दो चैप्टर्स दोनों इकट्ठे स्टेपल नहीं हुए हुए? नहीं इकट्ठे नहीं स्टेपल किए हुए। ओहो, मेरे इसीलिए तो फोटो कॉपी रात को भेजी थी कि दोनों इकट्ठे स्टेपल करें। आप बांटो दो तो फिर लगाओ टाइम, दोनों चैप्टर बांटे। भाई मैंने ना दोनों चैप्टर अलग अलग कॉपी करवाए हैं, वो अलग अलग बांट रहे हैं। हम कहते इकट्ठे स्टेपल करके फिर टाइम बचाने के लिए चीज़ें करते हैं ये उल्टा। दूसरा चैप्टर बांटे आप, एक ही है आपके पास? हाँ इसमें 11 नहीं है? वो मेरे से फिर पूछ क्यों रहा था 9 और 11 दोनों बांटने हैं कि क्या करना है? क्या 11 वाला आप किधर पड़ा हुआ है? फोटो कॉपियर के पास? जी फीमेल हाइब्रिड में मिल गए सबको नोट्स, हाथ खड़ा कर दें। नहीं नोट्स आए नहीं, उस एक क्लास में गए नहीं नोट्स। हाँ फीमेल हाइब्रिड में नोट्स नहीं मिले तो हाथ खड़ा कर दें। ऊपर लेने गया हुआ है कॉपीज? चलो मुझसे बाद में पूछो, वो ऊपर कॉपीज उस्मान लेने चला गया। मैंने कहा था तीनों क्लासों के लिए इकट्ठी कॉपीज करानी है, 9 11 भी नहीं और 9 की भी पता नहीं कॉपीज पूरी नहीं है, लेके आए ये लोग नीचे। ठीक है अब कोई मसला नहीं, बाद में पूछ लेना। किसी को ना मिले हो इधर? उस्मान बांटे जल्दी 9 की कॉपीज, सब में बांट दी हैं, ये कह रहे हैं नहीं बांटी। किसी को कॉपी ना मिली हो हाथ खड़ा करें। अब 11 की फिर बाद में बांट देंगे। भाई ये चीज़ें ना समीउल्लाह या अब्दुल्ला को बता दिया करो, मैं थोड़ा बिजी होता हूँ फिर जहन से निकल जाती हैं। करें भाई शुरू। करें शुरू। क्या हुआ? अच्छा जारी है, ये शुरू से ही जारी है, रोका ही नहीं, पॉज ही नहीं किया जो कॉपीज बांटने का फेज था। क्या चीज? वो व्हाट्सएप तो नहीं चला हुआ था इसमें? मेरा चला हुआ था, कटिंग कटिंग ना करवाना, बट ठीक है। ओके जी, इनकम प्रॉपर्टी अदर सोर्स का चैप्टर अपलोड हो गया ऑनलाइन वालों के लिए, तो ये दोनों के इकट्ठे ही प्रिंट निकलवा लें। ओके अब किसी को नोट्स ना मिले हो तो खड़े हो जाएं। इनकम प्रॉपर्टी, इनकम प्रॉपर्टी के चैप्टर में मोहतरम सबसे पहली चीज़ ये है कि हम कोई ज़मीन घर या कोई बिल्डिंग किराए पे देंगे
भाई ये उस्मान नहीं मिली, सेकंड रो में कॉपीज मिल गई है। अच्छा, किसी को कॉपी ना मिली तो खड़े हो जाएं। तो क्या हुआ है? अच्छा जी, लैंड का किराए पे देना डेट इज ऑल्सो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और बिल्डिंग का किराए पे देना डेट इज ऑल्सो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो आप अपना घर या आप अपनी जो है वो बिल्डिंग किराए पे दे दें, कोई भी बिल्डिंग हो, कोई दुकान हो, कोई चीज़ हो, अगर आप उसको किराए पे दे दें तो डेट ऑल फॉल्स अंडर बोलें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, वो इनकम प्रॉपर्टी में फॉल करता है। तो ये ओपन प्लॉट है कोई आपका, आपने इसको किराए पे दे दिया, किसी ने आके कार पार्किंग शुरू कर दी, तो ये भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। अब जिन लोगों ने पहले से क्लासें अटेंड नहीं की हैं, अब आज बिल्कुल नई बातें हो रही हैं, ये वाला चैप्टर बिल्कुल फ्रेश तरीके से अटेंड करें। अब आप, ये कोई शॉपिंग प्लाजा है, शॉपिंग मॉल है, तो आपने ये इसमें नीचे दुकानें किराए पे दी हुई हैं और ऊपर जो है वो आपने घर बना के लोगों को किराए पे दी हुई हैं, तो ये भी आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। या पूरा आपने घर किसी को किराए पे दे दिया, आगे जो है वो दरवाज़ा और वो दीवार लगानी भूल गए, तो पूरा घर आपने किसी को किराए पे दे दिया, तो ये भी आपकी कौन सी इनकम है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। चलें जी। तो ये हमने पढ़ा है कि रेंट का मतलब है आप अपनी लैंड किराए पे दे दें या आप अपनी क्या किराए पे दे दें? बिल्डिंग। तो इससे ये पता चला कि कुर्सियां किराए पे देना, एसी किराए पे देना, अपना ऊपर वाला पोर्शन घर का ऊपर वाला पोर्शन नहीं, अपना ऊपर वाला पोर्शन, ये चीजें किराए पे देना इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है। अगर आप साथ वाले को बॉल पॉइंट किराए पे दे दें और उससे पैसे ले लें, इसका मतलब ये नहीं कि आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमाने लग गए हैं। तो रेंट का मतलब बड़ा रिस्ट्रिक्टेड सा है। रेंट मींस कोई भी पैसे आपने जो रिसीव किए हैं ओनर ने लैंड और बिल्डिंग को किराए पे देके, क्योंकि आपने लैंड और बिल्डिंग अगले को इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी, क्योंकि यूज करने की या ऑक्यूपाई करने की इजाजत दी थी, तो ये आपकी इनकम कौन सी बन जाएगी? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ओके। अच्छा, इनकम ऑफ प्रॉपर्टी में जो रिसीव होगा रेंट वो भी आपकी इनकम में जाएगा, और जो रिसीवेबल होगा वो भी इनकम में जाएगा। रिसीव हुआ मिसाल के तौर पे आपको 10 लाख और रिसीवेबल है 2 लाख, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए इनकम में कितना जाएगा बोले? 12 लाख। 10 महीने का किराया रिसीव हो गया और 2 महीने का किराया भी मालिक मकान को किराएदार ने नहीं दिया, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए टैक्स किस पे लगाएंगे? 12 लाख पे। नोट कर लेंगे या बंदा भेजूं? कोई बंदा भेज दें, ठीक है। रनर लेके आया करें अपना साथ। घर में आप लोग पढ़ पढ़ के लुट मचा रहे हैं या लुट मचाने के बाद जाके पढ़ते हैं? लुट मचाने के बाद पढ़ते हैं। बहुत मुनासिब, बहुत मुनासिब। ओके। The rent received or receivable by a person for a tax year। यहां पर्सन से कौन मुराद है? बिल्डिंग का ओनर। The rent received or receivable by owner for a tax year other than rent exempt from tax। other than rent, तो आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे, अगर आपने अपनी एग्रीकल्चर जमीन को किराए पे दे दिया तो ये आपकी इनकम फ्रॉम एग्जेम्प्ट इनकम होगी, एग्जेम्प्ट इनकम होगी। ठीक है, एज्यूम करें सारी क्लास इधर खड़ी है, फिजिकल वाले इधर खड़े हैं, हाइब्रिड वाले इधर खड़े हैं, सर इसके ऊपर चढ़ के पढ़ा रहे हैं, एज्यूम करें। ओके, किसी दिन नहर वाले पुल पे आ जाए, है टाइम? नहर वाले पुल पे है काफी जगह, माइक स्पीकर ले आएंगे। आप बुलाते नहीं हैं, आप आते नहीं हैं, आप आएंगे नहीं बुला के, शुरू से ही नेगेटिव। अच्छा, the rent received or receivable by owner for a tax year other than rent exempt from tax। जो रेंट एग्जेम्प्ट होगा टैक्स से उसकी बात नहीं हो रही, इस पे माफ है। जैसे एग्रीकल्चर, आपकी लैंड आपने किराए पे दी हुई है, तो इस लैंड से जो किराया आ रहा है डेट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। The rent received or receivable by a person for a tax year shall be chargeable in that year under the head income from property। इनकम प्रॉपर्टी में चार्जेबल होगा। अच्छा जी,
रशीद साहब जिनकी बेगम का नाम बानो है, रशीद साहब ने एक घर खरीदना था। इन्होंने बानो को बुलाया और बानो को बुला के ये घर दिखाया। बानो ने कहा यही वो घर है जो मैट्रिक में मेरे ख्वाब में आया था। मुझे तो लग रहा है मेरी ख्वाबों की ताबीर रशीद तुम्हारी वजह से पूरी होती हुई नजर आ रही है। Now Rashid has to pay rupees 90 lakh after 1 month. इसने 10 लाख रुपया डिपॉजिट अभी दे दिया, पेड रुपीज 10 लाख डिपॉजिट नाउ, 10 लाख रुपए अभी दे दिया। तो अब रशीद हैज टू पे रुपीज 90 लाख आफ्टर 1 मंथ। घर 1 करोड़ का है, रशीद ने 90 लाख रुपया जो देने 1 महीने बाद। बट रशीद कैंसल्ड द डील, क्योंकि बानो चली गई थी मेके, आप ज्यादा ही समझ गए। बानो चलेगी, बानो ने उधर से फोन करके कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए ये घर, मैंने अपना ख्वाब रिवर्स कर दिया। ख्वाब की ताबीर मैंने पूछी, वो भी अच्छी नहीं निकली। तो बट रशीद कैंसल द डील, लेकिन फिर रशीद ने क्या कर ली डील। नाउ ओनर ऑफ द हाउस विल रिटेन रुपीज 10 लाख। और जवाब मैंने रेड पेन से लिख दी है, ओनर की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी होगी, 10 लाख। ये ओनर की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी। तो घर कितने का था, घर कितने का था, 1 करोड़ का। उसमें से मैंने कितने पैसे दे दिए थे, 10 लाख। अब ये नोट करने की जरूरत नहीं, अगर ये लिखा हुआ आपको समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये नोट कर लीजिएगा। इंजमाम साहब मिले हैं सईद साहब को, हु ऑफर्ड हिम अ हाउस फॉर 11 लाख। सईद साहब ने उनको कहा एक घर है 11 लाख में। इंजमाम ने कहा ठीक है 50,000 अभी ले लो, बाकी आप पैसे 10 लाख 50,000 बाद में ले लेना। 11 लाख का घर है ना, तो 50,000 अभी ले लो। एट द टाइम ऑफ फाइनल पेमेंट, जब फाइनल पेमेंट का टाइम आया, इंजमाम डिक्लाइंड द परचेज। इंजमाम ने क्या किया, ही से मुराद इंजमाम डिक्लाइंड द, इंजमाम ने कहा मैं घर नहीं लूंगा। एंड एडवांस वाज नॉट रिटर्न, फिर एडवांस उसने वापस नहीं किया। एडवांस पैसा कितना जमा करवाया हुआ है, द अमाउंट ऑफ 50,000 इज दस फोरफिटेड। फोरफिटेड मींस इस पे कब्जा कर लिया गया है, इस पे कब्जा कर लिया। किसने कब्जा कर लिया है, इंजमाम ने। लो पूरी रात रोंदे रहे, सुबह उठ के पूछा मरा कौन था, सईद ने। इस पे कब्जा किस पे कर लिया, सईद ने। एंड कंसिडर्ड मिस्टर सईद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये सईद की इनकम प्रॉपर्टी। ऑनरी डील कैंसिल कर दे तो पैसे किसके पास जाएंगे, क्या होगा, ये हमारे सिलेबस में नहीं है अनलकीली, वरना हम इसको जरूर डिस्कस करते हैं। ऑब्वियसली टेक्स्ट में पहले हम कोशिश करेंगे सिलेबस एक दफा खत्म हो जाए, फिर अगर कोई ऐसे सवाल हुए तो उनको एंटरटेन करने का टाइम। अच्छा फिक्रा मैंने पूरा नहीं किया जानबूझ के। अच्छा, एनी forfeited deposit paid under a contract for sale of land or building। ये डिपॉजिट है, यानी एडवांस पैसे आपने दिए थे, एडवांस टाइप है, फोरफिट, लेकिन बाद में इन पे क्या कर लिया गया, कब्जा। ये क्यों पे किए थे, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट होना था, किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट होना था, फॉर सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग। डन। अच्छा अब इसका देखें, किराए से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं, यानी रेंट के लफ्ज से इस एडजस्टमेंट का दूर दूर तक का ताल्लुक ही नहीं। दुनिया का कोई इंसान इसको रेंट नहीं कहता। यानी कि आपने जो है 1 करोड़ का घर लेना है, आपने 90 लाख बाद में देने हैं, आपने 90 लाख बाद में देने हैं, आपने 10 लाख अभी दे दिए, इस 10 लाख को कोई रेंट नहीं कहता। लेकिन हमारे लॉ ने जबरदस्ती इसको भी किसकी डेफिनेशन में डाल दिया,
तो अब आपने ये नहीं कहना कि डिक्शनरी के अंदर तो किसी दुनिया की ये रेंट के मतलब में माने नहीं इस्तेमाल हो रहा, तो हमारी किताब में क्यों? हम क्या कर सकते हैं? तो एनी फोरफिटेड डिपॉजिट, ऐसा एडवांस जिस पे आपने कब्जा कर लिया अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है फॉर सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, तो ये सारा उसके अंदर फॉल कर जाएगा। ओके, हो गया जी। चलें अगली बात पढ़ें जरा, क्या लिखा हुआ है। कोई भाई दानिश साहब हैं, वो चीचू की मलिया में रहते थे, आला तालीम हासिल करने के लिए लाहौर मॉडल टाउन में तशरीफ़ ले आए, और ये जो चीचू की मलिया में इनकी फैक्ट्री है इसको किराए पे दे आए। ये अपने इलाके में फैक्ट्री जो है किस पे दे आए? किराए पे दे आए। रेंट रिसीव्ड फॉर रेंटिंग फैक्ट्री, किराया जो है लैंड एंड बिल्डिंग का 4 लाख और मशीन का 10 लाख। अब ये नहीं कि 4 लाख को आप डालेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में और 10 लाख को किसी और हेड में डालें। हमने पढ़ा है कि इस चैप्टर में सिर्फ क्या जाएगा? लैंड एंड। लेकिन अगर कभी आप लैंड और बिल्डिंग को अलोंग विद मशीन किराए पे दे दें, लैंड एंड बिल्डिंग को अलोंग विद, यानी आप फैक्ट्री किराए पे दे दें, तो पूरा का पूरा किराया कहां जाएगा? बोलें, नोट कर लें, सब्र करें। बॉयज जरा दोबारा गिने जो बैठे हैं, अलग अलग गिन लें सारा। ओके जी, डन। तो अगर आप फैक्ट्री किराए पे दे दें, ऊपर लफ्ज फैक्ट्री लिखा है ना, डायग्राम तो आपने नहीं बनाई, रेंट रिसीव्ड फॉर रेंटिंग फैक्ट्री, फैक्ट्री अगर आपने किराए पे दे दी तो उसमें लैंड एंड बिल्डिंग का जो किराया है वो भी, और जो मशीन का किराया है वो भी, सारा उठा के इकट्ठा लपेट के कहाँ डाल देंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। पढ़ें जरा। एनी रेंट रिसीव्ड बाय अ पर्सन, कोई भी किसी बंदे को किराया आया, अगेंस्ट किराए पे देना ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद, बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे देना, शेल बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम, ये किस हेड में चला जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ओके, आप बताएं आप कहां जाएगा किराया इसका? इनकम फ्रॉम, क्योंकि हमने बिल्डिंग किराए पे दे दी है अलोंग विद प्लांट एंड, अब लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी की वही डायग्राम है, सारा किराया कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। आपके चाचू ने ये चाचू छत पे खड़े हैं, चलें आपके नहीं किसी और के कर लें, हम क्लास के बाद आप आ जाएंगे कि मेरे चाचू को छत पे खड़ा किया। ठीक है, चाचू माशाल्लाह अच्छे बंदे हैं।
आपके मेरे चाचू सबके, तो इन्होंने एक हॉस्टल किराए पे दिया हुआ है, हॉस्टल। फील करें, अपना रूम जहन में आ रहा है? अच्छा, तो इन्होंने एक हॉस्टल किराए पे दिया हुआ है। ये जो हॉस्टल इन्होंने किराए पे दिया हुआ है, तो ये हॉस्टल में आपके चाचू इस हॉस्टल के ओनर हैं। उन्होंने लैंड भी दी हुई है, बिल्डिंग भी दी हुई है, और उसके साथ सहूलतें भी दी हुई हैं। पंखा यानी बिजली, AC बिजली। इसके नीचे जो है ना, वो आपको नजर नहीं आ रहा, एक्स्ट्रा मेट्रस पड़ा हुआ है। एक दोस्त आ जाए तो एक्स्ट्रा मेट्रस की सहूलत है, ठीक है। वाई फाई की भी सहूलत है, और इसके अलावा जो है वो खाने पीने की भी सहूलत है। तो सर में दर्द हो जाए तो मालिश कहते हैं आप लोग, पता नहीं क्या कहते हैं, उसकी भी सहूलत मौजूद है। काफी सारी सहूलतें जो है ना इन्होंने आपको दी हैं। तो अब ये जो चाचू हैं, ये किराया ले रहे होंगे लैंड बिल्डिंग का भी और बाकी सहूलतों का भी, सारी सहूलतों का ये किराया ले रहे होंगे। अब इन्होंने जो रेंट एग्री किया है, रूम का रेंट एग्री किया है 25,000 रुपए। रूम का रेंट कितना एग्री किया है? 25,000 रुपए। और रेंट रिसीट फॉर प्रोवाइडिंग एमिनिटीज एंड यूटिलिटीज, मतलब वाईफाई, यूटिलिटीज, सिक्योरिटी गार्ड, लंच, डिनर, इसका किराया आपसे एग्री किया 10,000। टोटल किराया कितना बन गया? 35,000। अब ये 35,000 किसी हेड में नहीं जाएगा, इधर अलग अलग करेंगे, इधर अलग अलग करेंगे। इधर हम रूम का किराया कहां डालेंगे और ये वाला किराया कहां डालेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। चलें जी, NOTE कर लें, नोट कर लें। ये 25,000 के आगे हमने क्या लिखा हुआ है? और बोले 25,000 के आगे हमने क्या लिखा हुआ है? रूम रेंट रिसीव्ड। और 10,000 के आगे क्या लिखा हुआ है? रेंट फॉर प्रोवाइडिंग। क्या चीज? वो तो बिल्डिंग के लिए था ना। जी क्या? लैंड और बिल्डिंग के किराए को हम रेंट बोला करेंगे। लीज पे देना भी यही होता है, किराए पे देना, लेकिन लैंड और बिल्डिंग के सिर्फ। ये लास्ट रो इस साइड पे अब खाली छोड़ दिया करें, ये बॉयज के लिए रो खाली छोड़ दिया करें लास्ट रो। अच्छा जी, डन जी। तो अगर आप कभी जिंदगी में कमरा किसी को किराए पे दें, असल में देखें ना, इस डील में मेन कमरा किराए पे देना है, तो मेन किराया तो किसका ले रहे हैं असल में? हम कमरे का। उधर इस वजह से नहीं, आप कह रहे थे उधर आपको मशीनें अंदर की पसंद थी, उधर तो आपने फैक्ट्री किराए पे ली थी। फैक्ट्री किराए पे देते हुए ये नहीं देखते कि लैंड बिल्डिंग अच्छी जगह पे है, नहीं, फैक्ट्री किराए पे देखते हैं मशीन कौन सी पड़ी हुई अंदर, इसलिए वो सारा का सारा उठा के हमने 10 सोर्स में डाल दिया था। लेकिन ये थोड़ा सा कहाँ डाला है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, और थोड़ा सा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो खाली प्लॉट किराए पे देना इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को, प्लाजा किराए पे देना इनकम फ्रॉम। लेकिन अगर इसी प्लाजे के अंदर आप साथ सहूलतें देने लग गए हैं, तो इस प्लाजे की लैंड एंड बिल्डिंग का किराया इनकम प्रॉपर्टी में जाएगा, और सहूलतें देने का किराया इनकम फ्रॉम, जो किराया आपको मिल रहा होगा, ये घर किराए पे देना इज इनकम फ्रॉम
प्रॉपर्टी, ये एग्जेम्प्ट इनकम है। लैंड एंड बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे देने में सारा का सारा उठा के डाल देंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। और अगर आप घर को सहूलतों के साथ देते हैं तो फिर दोनों में तकसीम किया जाएगा। क्लियर? पढ़ें जरा अंग्रेजी, पहले पिछले वाले की दोबारा पढ़ लें। कोई भी किराया जो आपको मिला है बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे देने के पे, ये कहां पे जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। लेकिन पॉइंट नंबर 3A में ये लिखा हुआ है कि जब रेंट में शामिल हो कोई भी पैसे फॉर प्रोवाइडिंग एमिनिटीज यूटिलिटीज, जब रेंट में पैसे शामिल हों, जब रेंट में शामिल हों पैसे फॉर प्रोवाइडिंग एमिनिटीज यूटिलिटीज और एनी अदर सर्विस कनेक्टेड विद द रेंटिंग ऑफ, कोई भी सर्विस कनेक्टेड विद द रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग, इट शैल बी चार्जेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम इट। ऑल नहीं लिखा हुआ, इट यानी एमिनिटीज सहूलतें होती हैं, एमिनिटीज यूटिलिटीज वाला अदर सोर्स में जाएगा, तो फिर बाकी कहां पड़ा रहेगा? चलें जल्दी से दोनों पॉइंट्स पढ़ लें। भाई इट लिखा हुआ है ना, इट हाई बॉयज हाइब्रिड से जो सवाल आया है, इट लिखा हुआ है। इट का मतलब है ये वाला, वेयर रेंट इंक्लूड अमाउंट ऑफ यूटिलिटीज, जहां रेंट में अमाउंट शामिल है तो इट, इस वजह से। अगले पेज पे हैं, पॉइंट नंबर 4। हाइब्रिड में आखिरी रो में बातें हो रही हैं, जल्दी जल्दी पॉइंट 4 शुरू कर दें वरना इनकी बातें बहुत ज्यादा बढ़ जानी है। पॉइंट 4, ये चीजें रेंट में शामिल, अगला सफा करना है, आप लोगों ने 10 सफे पलटने लगे हैं। रेंट में क्या शामिल होगा? एक्चुअल रेंट या फेयर मार्केट रेंट, विच एवर इज हायर, दोनों में से जो ज्यादा होगा। यानी अगर आपने दोस्त को घर किराए पे दिया है और एक्चुअल किराया उसका 5,000 था, लेकिन आपने दोस्त को 6,000 रुपये किराए पे दे दिया। फेयर मार्केट किराया उसका 5,000 था, लेकिन आपने दोस्त से किराया 6,000 मांगा। आपने कहा तेरी दोस्ती मेरी दोस्ती, मैं तुझे बताता हूं, तो आपने उसकी मजबूरी से फायदा उठाया और दोस्त की जान ले ली। तो अब बताएं कितना जाएगा इनकम में? 6,000। और मार्केट किराया 5,000 था, लेकिन आपको अपने दुश्मन पे रहम आ गया, आपने उसको 3,000 रुपए में किराए पे दे दिया, तो फिर इनकम में कितना जाएगा? 5,000। Mr. Knife is relative of Mr. Olive. Mr. Olive lets out a house to Mr. Knife at a subsidized rent per month of 12,000. एक्चुअल किराया कितने? 12,000. However, rent prevailing in the market of the house is 20,000. अब बताएं इनकम में क्या जाएगा? 20,000 या 20? हायर जाएगा, दोनों में से क्या जाएगा? हायर जाएगा। ओके, आखिरी पेज पे आए नोट्स के, पेज नंबर 16। हाइब्रिड में थर्ड फोर्थ लास्ट रो में बातें शुरू हो गई, जल्दी से पेज नंबर 16 निकाल लें वरना ये बात बढ़ जानी है बहुत ज्यादा। अब थोड़ा सा भी नहीं बोलने देते हम, अब अपना मुंह हिला के किसी से बात भी नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर सुहेल इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। मिस्टर सुहेल एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है and owns a building in Clifton, area of Karachi. On 1 जुलाई 2021 he rented out the building to Mr. बाकिर। उसने बिल्डिंग किराए पे दे दी है किसको? मिस्टर बाकिर को। एट अ सालाना किराया ऑफ
16 लाख। बेटा सालाना किराया ऑफ 16 लाख के सालाना, ये मोबाइल के ले लें इनसे, मोबाइल हाइट ऑफ एनीथिंग, बेटा सालाना किराया ऑफ 16 लाख, 16 लाख के किराए के ऊपर आपने दे दिया। इसमें 15,000 रुपए पड़ा हुआ है फॉर अरेंजिंग 2 सिक्योरिटी गार्ड्स फॉर बिल्डिंग। अब बता दें ये बिल्डिंग किराए पे दी जा रही है या कोई और सहूलत भी कोई और सहूलत भी साथ दी जा रही है? तो एक सहूलत साथ दी जा रही है। और ये किराए में कितना पड़ा हुआ है भाई? मार्कर शार्कर किधर है? यहां तो एक ही है बस, इधर करके जाएं, कैमरा कर दिया। अच्छा जी, अब आप हजरात मुझे ये बताएं, मिसाल के तौर पे वर्किंग नंबर 1, टोटल किराया कितना है? 16 लाख। 16 लाख में से कितने पैसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएंगे और कितने पैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएंगे? कितने पैसे इनकम प्रॉपर्टी में जाएंगे, कितने अदर सोर्स में जाएंगे? दिस अमाउंट इंक्लूड 15,000 पर मंथ फॉर अरेंजिंग 2 सिक्योरिटी गार्ड्स। तो 15,000 जरा 12 करें, 1,80,000। बैलेंसिंग बचा कुचा किराया आपका कितना रह गया? 1420,000। ये कहां चला जाएगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। और अब हम 2 हेडिंग्स देंगे, वर्किंग नंबर 2 और वर्किंग नंबर 3। एक हेडिंग हम देंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, लेकिन पेपर में पूरा लिखा करेंगे। एक हेडिंग हम देंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हम ग्रॉस रेंट डालेंगे, ग्रॉस रेंट यानी जो बना रेंट, वो 1420,000। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हम ग्रॉस रेंट डालेंगे 1,80,000। अब ये ग्रॉस रेंट जो है इसका नाम हम रख दिया करेंगे चार्जेबल अमाउंट, यानी चार्जेबल अमाउंट ये है। इसमें से माइनस किया करेंगे खर्चे, इसमें से माइनस किया करेंगे, जैसे सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल और सैलरीज और रेंट वगैरह माइनस करते थे, इस इनकम में से क्या माइनस किया करेंगे? खर्चे, लेस डिडक्शंस, इसमें से खर्चे माइनस किया करेंगे। तो हमने घर कितने में किराए पे चढ़ाया? 16 लाख में। उसमें कितना किराया अदर सोर्स का ले रहे हैं? 14,20,000 किसका किराया ले रहे हैं? घर किराए पे चढ़ाने का। तो घर किराए पे चढ़ाने वाले को कहां लेके चले गए? इनकम फ्रॉम, और इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। चलें जी,
ओके कर लिया नोट? कहाँ किया नोट? कहाँ किया नोट? वर्किंग 1 किधर किया नोट? और 2? अच्छा करेंगे भाई, ये कर लें। तकरीबन आपको मैं 10 साल दे रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा जी, टोटल घर कितने पे किराए पे दिए? 16 लाख में। उसमें से 1,80,000 इसलिए लिया कि उसको सिक्योरिटी गार्ड की सहूलत दे रहे हैं, और 14,20,000 इसलिए लिया कि उसको घर किराए पे दिया हुआ। फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड बाय सुहेल। अब मालिक मकान खर्चा करेगा ना, मालिक मकान खर्चा करेगा। मालिक मकान को घर की रिपेयर करके देनी पड़ेगी, मालिक मकान को घर का प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराना पड़ेगा, और मालिक मकान को हो सकता है कोई बंदा रखना पड़े मूंछों वाला जो जाके इससे रेंट कलेक्ट किया करे, क्योंकि किराएदार अक्सर किराया नहीं देते, तो मालिक मकान को बंदे भेजने पड़ते हैं किराया लेने के लिए। ये सारे चैलेंजेस हैं। और इन द एंड सिक्योरिटी गार्ड को सैलरी भी तो देनी है। ये सैलरी ये नहीं है सिक्योरिटी गार्ड की, नहीं ये सैलरी नहीं है, ये मालिक मकान किराएदार से ले रहे 1,80,000। ये मालिक मकान किराएदार से ले रहे 1,80,000। मालिक मकान सिक्योरिटी गार्ड को तो अपनी जेब से तनख्वाह देगा। अब मालिक मकान ने सिक्योरिटी गार्ड्स को कितनी तनख्वाह दी? ये कोई पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, वैसे उसने 2 सिक्योरिटी गार्ड बताया, ये पूरा पूरा ये बस 70,000। अब इस 70,000 को उठाकर, ये 70,000, इस 70,000 को उठाकर यहां फेंक देंगे। ये 70,000 इधर चला गया। सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी, सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी 70,000। जी बोलें जी। 1 लाख। बॉल पॉइंट को मुंह में नहीं डालना, उंगली को मुंह में नहीं डालना, ये एडमिशन के टाइम पे आइंदा बताया जाएगा इंशाल्लाह। 1,10,000। अब हमने कैलकुलेट करनी है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। डन? अच्छा जी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी माइनस करने के लिए कुछ खर्चे माइनस करने की इजाजत है। उसमें पहला खर्चा लिखा हुआ है रिपेयर, दूसरा खर्चा लिखा हुआ है प्रॉपर्टी टैक्स, और तीसरा खर्चा कलेक्शन चार्जेस लिखा हुआ है। आपके जहन में ये भी आ सकता है कि कलेक्ट तो दूसरा किराया भी किया जा रहा है, लेकिन कलेक्शन चार्जेस हम यहीं पे माइनस किया करेंगे। रेंट कलेक्शन चार्जेस, रेंट कलेक्शन चार्जेस का मतलब यही होता है जैसे फीस लेने के लिए कोई बंदा नहीं दरवाजे पे खड़ा होता कॉलेजेस में कि भाईजान फीस दो तो अंदर जाओ, तो ये रेंट कलेक्शन चार्जेस यही है कि मालिक मकान ने कोई बंदा रखा हुआ है जिसने रेंट कलेक्ट करना है। अच्छा भाई, अब एक बड़ी अजीब सी बात सुन लें कि ये जो रिपेयर सवाल में दी हुई है ये हम माइनस नहीं किया करेंगे। उसमें कल हम पढ़ेंगे लॉ में लिखा हुआ है कि रिपेयर सवाल वाली माइनस करने की इजाजत नहीं है, उसकी जगह एक रिपेयर अलाउंस माइनस किया करेंगे। रिपेयर वो माइनस किया करेंगे ऐसे 1,420,000 इंटू 1/5, जिसको 20% भी कह सकते हैं। तो कल हम ये पढ़ेंगे एक जगह पे कि लॉ मेकर कह रहा है रिपेयर माइनस करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि रिपेयर को लोग मिस यूज करते थे, बहुत ज्यादा घर की रिपेयर करा लेते थे और वो फिर 2 नंबर बिल भी लोगों से बनवा लेते थे रिपेयर के। तो उसने कहा रिपेयर जो तुमने कराई है वो मैं माइनस नहीं करने दूंगा, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा हो, जो मैं फिगर निकालने लगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिपेयर का खर्चा जब भी सवाल में दिया होगा हम इस पे उंगली रख के क्या करेंगे, हाँ करें जरा, हाँ मुंह भी मोड़े जरा, लेफ्ट पे हाँ चलें गुड, कोई काम की बात तो सीख ली, अस्तगफिरुल्लाह। तो रिपेयर अलाउंस कितना माइनस करने की इजाजत है, सवाल वाला या 1/5? 1/5।
2,80,000। अब मैंने माना कि एक्चुअल खर्चा 35,000 था, लेकिन एक्चुअल ज्यादा हो कम हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कितना रिपेयर अलाउंस माइनस करना है? 1/5। 1/5 किस फिगर का लेना है? जो ग्रॉस रेंट है, जो आप घर का किराया ले रहे हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी टैक्स माइनस करें। आपने घर के प्रॉपर्टी टैक्स पे किया, वो माइनस करें आप, कोई मसला नहीं। कितना प्रॉपर्टी टैक्स है? 20,000। ये इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे, एज इट इज माइनस होगा। ओके, नेक्स्ट, रेंट कलेक्शन। अच्छा, रेंट कलेक्शन चार्जेस में बड़ी अजीब सी बात है। रेंट कलेक्शन चार्जेस जो है वो टोटल माइनस करने की इजाजत नहीं है, वो लोअर ऑफ माइनस करने की इजाजत है। रेंट कलेक्शन चार्जेस दो चीजों में से कम माइनस करने की इजाजत है, लोअर ऑफ। जैसे भी हमने नहीं पढ़ा था, एक्चुअल कराया या फेयर मार्केट कराया, विच एवर इज हायर। कहीं हायर लफ्ज यूज करते हैं लॉ वाला, कहीं रेंट कलेक्शन चार्जेस भी लोग बहुत ज्यादा पे करते थे, तो लॉ मेकर ने कह दिया दोनों में से लोअर। इसमें एक फिगर आपने एक्चुअल वाली ही उठानी है, एक फिगर आपने एक्चुअल वाली फिगर उठाएं। एक्चुअल वाली कितनी है? उठा लें। फेंक दें। 10,000। या मैंने बोला ना, या 10,000 या 4%। दीवार से टिक ना लगाओ, सरों का तेल लग जाता है दीवार पे। 4% ऑफ 1420,000 4% ऑफ 1420,000 इज इक्वल टू 56,000। आप लोगों को 10,000 और 56,800 में से क्या कम लग रहा है? 10,000। अच्छा, आप लोगों को कम लग रहा है। अच्छा, है क्या कम वैसे, ये बताएं। 10,000 ही चले, ठीक है। 10,000 और 56,800 में से लोअर को फेंक दें बाहर। फेंके यहां पे फेंक लें, यानी कि इस रिदम में इसको लें। 10,000 टोटल आके छोटे भाई से करा लीजिएगा घर जाके। कितना करें? 11,000,000 ओके। वन आंडा 6 आंडा आंडा आंडा। एक एफर्टलेस सा काम है, अंडे उबाल के जो है वो ले आया करें, इंशाल्लाह हम आपको क्लास में अलाउ कर देंगे। कितने का सेल करेंगे? एक 50 रुपए का। कोई जबरदस्त किस्म के हॉटपॉट शॉटपॉट खरीद लें आप लोग, और बस रात को चढ़ा दिया आग पे, और रात को उतार भी लीजिएगा। सुबह उतारेंगे तो चूजे निकले होंगे अंदर। अच्छा जी, तो जो किराया अदर सोर्स का है वो अदर सोर्स में से माइनस होगा, और जो किराया घर देने का है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से माइनस होगा। अब 1,10,000 और 11,06,000 को हम फेस पे ले आएंगे कल। बल्कि लाने की जरूरत क्या है, सिंपल सा देख लें। न्यूमेरिकल के फेस पे ये कैसे आएंगे? मिस्टर सुहेल, उसकी टैक्सेबल इनकम और उसके ऊपर
टैक्स। प्रॉपर्टी इनकम कितनी निकाली है आपने? 11 लाख। अदर सोर्स वर्किंग 2 और 3 से आया, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे हमने वर्किंग और तरीके से की है। ये टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई, और इस पे टेबल 1 कितने लोग जाके घर में लगा लेंगे? टेबल 1 लगा के देख लीजिएगा। तो कितनी इनकम्स ये कमा रहा था? 2, इनकम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब इस सारे को पकड़े ऐसे, ऐसे पकड़ के अपने दिल में डाल लें, ऐसे करें। आपने ऐसे करना था ना, ऐसे। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि अदर सोर्स में कौन सा खर्चा माइनस करने की इजाजत है? जो आपने सहूलतें दी हुई हैं उसके खर्चे माइनस करने की इजाजत है। बाकी खर्चे कहाँ माइनस किया करेंगे? रिपेयर माइनस करनी है या रिपेयर अलाउंस? इस फिगर का 1/, रख लें, जिसने जो रखना है रख ले पहले। कर लूं बात कर, ठीक है, जाए, कोई नहीं, बस अब नहीं हो, नहीं अब मैं जा रहा हूं, नहीं अब नहीं, सॉरी।